नमस्कार सभी को। मैं नागेश्वर धाकड़ कक्षा 10वीं का चैप्टर जो अध्याय नंबर 1 है वास्तविक संख्या लेके आया हूँ। इसकी क्लास नंबर अभी आपकी रहेगी, क्लास नंबर रहेगी इसकी कक्षा क्रमांक 6 रहेगा। ठीक है, इससे पहले 5 क्लासें अपनी हो चुकी हैं, उनको देख लेना। स्टेप बाय स्टेप आपका यूट्यूब चैनल सर्च करना नागेश्वर धाकड़ 114, आपको सारी क्लास उस पर मिल जाएगी। तो उसको कंटिन्यू करके उसके बाद आप छठी क्लास देखोगे तो ही समझ में आएगा, क्योंकि आगे की चीजें देखोगे तभी आपको ये अब क्वेश्चन समझ में आएंगे जो मैं करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपका। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो छठा था इसके बारे में पहले बता ही चुका हूँ। पांचवा क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की घात n का अंतिम अंक शून्य होता है। तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि एन का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7, यानी डेट डेट आपका चलता रहेगा। यानी जब एन क्या होगा, आपका प्राकृतिक संख्या होगी, एन बराबर प्राकृतिक संख्या होगी, तो इसकी प्राकृतिक संख्या 6 का होगी, तो कभी भी ऐसा जीरो नहीं होगा। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं 6 की पावर 1 बराबर कितना होता है आपका 6, फिर 6 की पावर 2 बराबर कितना होता है 36, फिर 6 की पावर 3 बराबर कितना होता है 216, फिर 6 की पावर ऐसे 4 बराबर, यानी कि कभी भी यहाँ पर आपका 6 6 ही आएगा। यानी कि इसका जो भी अंतिम अंक आएगा वो 6 ही आएगा। इसलिए यह संभव नहीं है कि एक 6 की पावर n के लिए शून्य संभव नहीं होता है। इसी कारण के लिए शून्य संभव नहीं होता है। इसका पूरा अगर डिटेल देखना हो तो आप किताब का जो उदाहरण नंबर है मैंने समझा रखा, उदाहरण समझा जरा क्लियर। इसका उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 5 और प्रश्न क्रमांक 5 सेम क्वेश्चन है। मैं उदाहरण नंबर 5 समझा चुका हूँ, आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगा, देख लेना। ठीक है, अब आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 6वां है। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। प्रश्न लिख देते हैं, व्याख्या कीजिए व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 + 13, ठीक है, और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 + 5 भाज्य संख्या क्यों क्यों है। ये आपका प्रश्न क्रमांक 6वां है। ठीक है, इसका है छठा 1.2 का प्रश्न, 1.2 का छठा प्रश्न है। आपको बताना है, व्याख्या करना है इसकी, कि पहले ही संख्या लेते हैं अपन। देखना, पहली जो संख्या कौन सी, आपका 7 गुणित 11 गुणित 13 और +13, ये एक भाज्य संख्या है। क्या है, यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये इसको दर्शाना है। ठीक है, लेकिन अपने को पता है कि 7 11 और 13 ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। कौन संख्या है, अभाज्य संख्या है। और ये संख्या अपने को देख दर्शाने के भाज्य संख्या है। तो ये ध्यान रखना है कि जो अभाज्य संख्या होता है, अभाज्य संख्या जो होती है उसके कितने गुणनखंड होते हैं, उसके कितने गुणनखंड होते हैं, केवल 2 होते हैं। ठीक है, जो अभाज्य संख्या होती है उसके कितने गुणनखंड होते हैं, केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। पहला तो एक होता है, पहला गुणनखंड अपन देखते हैं तो एक होता है। और जब दूसरा गुणनखंड देखते हैं, दूसरा गुणनखंड देखते हैं वो स्वयं संख्या होती है। ठीक है, जो संख्या है वो स्वयं उसका गुणनखंड होगा। ठीक है, तो यानी कि अभाज्य जो संख्या है उसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं।
ठीक है, केवल और केवल दो गुणनखंड होंगे किसके, अभाज्य संख्या के। एक तो एक होगा और एक स्वयं संख्या होगी। लेकिन जो भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं, तीन से अधिक। ठीक है, भाज्य संख्या होती है उसके गुणनखंड कितने होते हैं, तीन से अधिक होते हैं। यानी कि ये ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या के गुणनखंड केवल दो दो रहेंगे, एक तो एक रहेगा, एक स्वयं संख्या रहेगी। लेकिन जो भाज्य संख्या होती है उसके गुणनखंड कितने होते हैं, तीन से अधिक होते हैं। या तो तीन होंगे या तीन से अधिक होंगे। जैसे यहाँ पर ये कहा जाएगा चार, चार को अपन दो से दे सकते हैं, चार को अपन चार से दे सकते हैं, और एक हो जाएगा एक। एक तो सभी का रहेगा सही, क्योंकि एक के बाद सभी सारी संख्या आती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये आपका है, ये एक इसका गुणन करना है, दो इसका गुणन करना है, तीन, यानी कि आपका एक दो तीन, यानी कि ये संख्या कौन सी होगी, आपकी भाज्य संख्या होगी। ठीक है, ऐसे कैसे अपन देखते हैं, सोलह, सोलह पहले एक से जाएगा, फिर दो से जाएगा, फिर आपका कैसे चला जाएगा, ये चार से चला जाएगा, फिर आपका आठ से चला जाएगा, आठ गुना सोलह, और फिर आपका एक कैसे जाएगा, सोलह जाएगा। नहीं, एक दो तीन चार पांच, यानी इसके गुणनखंड कितने होंगे, पांच, यानी ये भी तीन से ज्यादा है। तो ये की भाज्य संख्या होती है उसके गुणनखंड क्या होते हैं, तीन से ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये यही कॉन्सेप्ट इसमें यहाँ पर लगेगा आपका, ये आपकी भाज्य संख्या है। लेकिन अपने को दिखने में क्या लग रही है, अभाज्य संख्या है। क्यों लग रही है, क्योंकि अपने को पता है कि सात और ग्यारह तेरह क्या है, अभाज्य संख्या, इसलिए अपने को ये लग रही है कि ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, लेकिन इसका जब इसको हल करेंगे तो उसका कुछ अलग ही निकल के आएगा। तो देखते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बराबर लगाना, यहाँ और यहाँ। तेरह आपका कॉमन है, इस तेरह को क्या ले लो, कॉमन ले लो। ठीक है, ये पूरा एक पद है आपका। ठीक है, और ये आपका क्या है, दूसरा पद है। पद देखना आना चाहिए, पद यानी संख्या के पद क्या होते हैं वो दिखना आना चाहिए। ठीक है, संख्या के पद हमेशा प्लस और माइनस से काउंट होते हैं। ठीक है, कैसे काउंट होते हैं, प्लस और माइनस से काउंट होते हैं। जैसे यहाँ पर आपका आ जाता है, उदाहरण के लिए ए प्लस बी प्लस सी, ये कितने पद है, तीन पद है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस दो प्लस, यानी दो प्लस चिन्ह हो रहे हैं, यानी कि तीन पदों में इसको विभाजित करें, यानी एक पद, ये दो पद, ये तीन पद। ठीक है, तीन पद है। फिर अपना देखते हैं कि उदाहरण के अगला उदाहरण आपका ए माइनस बी माइनस सी। यहाँ पर भी ये एक पद, ये दो पद, और ये तीन पद, यानी कि यहाँ पर भी कितने पद है, आपके तीन पद है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि गणित जो होता है कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। यानी कि जितने अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है, गणित की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जितने अच्छे गणित के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतने सवाल करना आसान रहेगा। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि यहाँ पर तीन पद है। अब यही उदाहरण अपन इधर देख लेते हैं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जब क्रॉस और भागित हो तो उनको पद में नहीं गिना जाता है। ठीक है, उन संख्या को पद में नहीं गिना जाता है। यानी कि अगर जब एक से अधिक संख्या में क्रॉस का निशान हो तो उसको एक ही पद माना जाता है। तो कौन सा पद है, एक ही पद है। यानी कि यहाँ पर अपन उदाहरण के लिए देखते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर क्या होगा, यह एक पद है, क्योंकि इसमें क्रॉस का निशान है। इस पूरे को अपन एक ही बोलेंगे। ठीक है, गिनेंगे कब, जब बीच में प्लस और माइनस होगा तभी गिनेंगे। ठीक है, फिर आपका आ जाता है भाग ए भागित बी। ठीक है, भागित, अब यहाँ तो ए भागित बी इतना ही रहेगा। ये भी क्या है, आपका एक ही पद है। ठीक, ये भी एक ही पद है, फिर ये वाला भी एक पद है, ये वाला एक पद है, क्योंकि अपने को गिनना कब है, जब प्लस और माइनस हो तभी गिनना है। उसके अलावा गुणे का निशान हो तो नहीं गिनना है। केवल जो भी जहां तक लग रहा है वहां तक आपका क्या हो जाएगा, एक पद हो जाएगा। अब गिनना कब है, प्लस है तभी। अब कुछ कोई संख्या ऐसी भी आ सकती है, किसी प्रकार की संख्या ऐसी भी आ सकती है कि यार ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस डी। ठीक है, तो ये आपको गिनना है। यहाँ पर प्लस यानी कि ये पूरी एक संख्या रहेगी, ये पूरी आपकी दो संख्या रहेगी, ये पूरी आपकी क्या रहेगी, तीन संख्या रहेगी। यानी कि यहाँ पर जो पद रहेंगे वो कितने रहेंगे, आपके तीन पद रहेंगे। कितने पद रहेंगे, आपके तीन पद रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही देखने को मिलता है कि ये आपका क्या, सात गुणित ग्यारह गुणित तेरह, यहाँ पर ये पूरा क्या एक पद है। ठीक है, और ये आपका क्या है, दूसरा पद है। अब ये पहला पद है, दूसरा पद है। जब दो पदों में से संख्या कॉमन निकलती है उसको कॉमन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर ए बी प्लस बी है, यहाँ पर भी बी, यहाँ पर भी बी, यहाँ पर भी बी को कॉमन निकाल के ए प्लस बी हो जाता है। ठीक है,
वैसे वैसे अपने को यहाँ पर भी कॉमन निकालना रहेगा, तो 13 यहाँ पर भी, 13 यहाँ पर भी, 13 अपने को कॉमन निकल जाए। अब यहाँ पर क्या बचा, एक तो 7 बचा, एक 11 बचा, और ये प्लस का चिन्ह ऐसा कैसा, तो यहाँ 13 पूरा कॉमन चला गया, जीरो नहीं बचेगा, एक बचेगा। ठीक है, जीरो नहीं बचेगा, एक बचेगा। क्यों नहीं बचेगा जीरो, क्योंकि जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो जीरो आता है। ठीक है, अगर वापस अपन 13 का गुणा करेंगे तो जीरो आ जाएगा, और एक में किसी भी संख्या का गुणा करते तो स्वयं वही संख्या आती है। ठीक है, यह बात भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर आएगा आपका, इसका गुणा करो कितना हो जाएगा आपका, 77 प्लस 1। अब ये 13, ये आ गया आपका 78। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि जो संख्या है, ठीक है, एक तो 13 से डिवाइड है, फिर ये संख्या जो 78 है, ये भी आपका 13 से है, ये 1 से है। ठीक है, और 6 से भी इसका भाग चला जाएगा। ठीक है, शायद 3 से भी चला जाएगा इसमें। इस संख्या में किस किस से भाग जा रहा है, वो सभी सभी इसके फैक्टर बन जाएंगे। यानी कि यहाँ पर इसे अगर अपन देते हैं, क्या हो जाता है आपका, 3 से देंगे, हाँ 2 से देंगे तो 2 तिया 6। ठीक है, एक उतार दिया, 2 9 18, फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 3 तिया कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। और ये आपका कितना आ जाएगा, हम्म, हाँ ये आपका 13 एकम 13, यानी कि इसके फैक्टर कितने बन गए आपके, 6 को अगर हटाए भी जाए, इसका फैक्टर कितना बन गया आपका, एक तो 13 स्वयं हो जाएगा, एक तो होगा ही होगा, एक दो और एक तीन, यानी 1 2 3 4, यानी कि इसके फैक्टर कितने बन गए, 4 बन गए। ठीक है, और जिस संख्या के फैक्टर 4 बन जाते हैं वो संख्या क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। क्या कहलाती है, भाज्य कहलाती है। ठीक है, अब लिखना है, चूंकि क्या लिखोगे, 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है। ठीक है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि क्योंकि इसमें गुणनखंड, क्योंकि इसके इसके लिखना, इसके क्योंकि इसके गुणनखंड क्या है आपके, एक तो एक है आपका 13 है, सॉरी 1 2 3 और 13 है। और मतलब जो कि क्या लिख देना, जो कि गुणनखंड कितने, गुणनखंडों की संख्या कितना, जो कि गुणनखंडों संख्या कितनी, 4 है। जबकि अभाज्य संख्या के गुणनखंड केवल 2 होते हैं। ठीक है, 2 ही होते हैं, ये भी लिख सकते हो, या फिर अभाज्य संख्या के गुणनखंड क्या होता है, एक या स्वयं संख्या होती है, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ये इसका पूरा आपको पूरा सिस्टमेटिक आंसर लिखना है पूरा। कुछ भी जहां पर भी कुछ भी देखना हिंदी में वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इस टाइप करना है, उतना हिंदी में याद रखना है, बस आपको ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला अपन देखते हैं। अगला फिर ऐसा कैसा, ये इसका सेकेंड सवाल देख लेते हैं। सेकेंड सवाल क्या है आपका, 4 गुणित 6 गुणित 12, 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित कितना आपका 1 है, और ये आपका प्लस कितना आ जाएगा, आपका 5 आ जाता है ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, उल्टा एक उल्टी एक से लगा के 7 तक गिनेंगे। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पर देखना, इस संख्या को अपने को क्या बताना है, भाज्य बताना है। ये संख्या क्या है, आपका भाज्य। हल करते हैं इसको, तो देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है, और ये गुणे में है, भले कितनी भी संख्या है, लेकिन ये पद कितना है आपका, एक ही पद। ठीक है, एक ही पद है, तो ये आपका एक ही पद रहेगा। ठीक है, इस पद में से आपका क्या क्या है, 5 जा रहा है, और एक पद आपका प्लस के बाद जितना बन रहा है आपका यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा। ये 5 कॉमन लेने के बाद आपका संख्या क्या बची, आपका 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 1, प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पर इसका 5, और यहाँ पर देखो इसको, इन सबका अगर गुणा करते हैं तो 7 6 कितना होता है आपका 42। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाता है 6 3 3 चौक 12 और 12 एकम 12, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, यह आ जाएगा आपका 4 हसीन, सॉरी 4, और ये आपका हो जाएगा 8
ये आपका 42 होगा, ये 10 एन ये हो गया आपका 500 ने। अच्छा, दो बज गया यहाँ पर, दो रह गया, दो रह गया, एक रह गया, दो रह गया ना यहाँ पे। ठीक है, दो रख लेना। तो इसमें फिर दो का गुणा करोगे तो कितना आएगा आपका 8, ये 0, और 5 गुना कितना आ गया 10। ठीक है, यहाँ पर जो संख्या है वो कितना आ गया आपका 1008 और प्लस एक, ऐसा कैसा आपका चल रहा है। ठीक है, इन सबका गुणा करा है। यहाँ पर एक दो छुप गया था, उसको लिख लेना। ठीक है, फिर यहाँ पर 5 गुणित ये हो जाएगा आपका 1000। अब मेरे बात सुनो, अगर ये संख्या आपका जो होगी भी सही, ठीक है, अगर मान लो कि यह संख्या अभाज्य संख्या है, तो एक तो फैक्टर ये बनेगा और एक फैक्टर एक बनेगा। लेकिन जैसे इसमें 5 का गुणा होगा तो एक फैक्टर आपका 5 भी बन जाएगा। ठीक है, एक फैक्टर क्या बन जाएगा आपका 5 बन जाएगा। यानी कि इसके फैक्टर कितने बन गए, 3 बन गए। 3 बन गए यानी कि संख्या क्या हो गया आपका 5 संख्या बन गई। ठीक है, क्लियर। अपन लिखेंगे लेकिन आ चुकी, हाँ ना चुकी 5, जैसे कौन संख्या आपका 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित संख्या छूट नहीं जाए ना लिखने लिखने में, जैसे मेरे से छूट गई थी। +1 एक क्या आपका भाज्य संख्या है, क्योंकि क्या बोलना है, क्योंकि इस संख्या में एक और स्वयं संख्या का गुणनफल के अतिरिक्त, सॉरी गुणनखंड लिख लो, गुणनखंड के अतिरिक्त अतिरिक्त 5 भी इसका क्या होगा, 5 भी इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, ये इसका कारण देना था। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा। तो इसको अगर नहीं समझ में आए तो फिर वीडियो इसके पीछे करना, फिर इसको देख लेना, फिर पीछे करना, फिर देख लेना, आ जाएगा समझ में। ठीक है, और फिर भी नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि ये थोड़ा एक बार वो समझा के अपन इसको एक बार वो क्लियर कर देंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न थोड़ा बड़ा है, मैं यही आपको मोबाइल में बता देता हूँ और पढ़ के बता देता हूँ। इसको फिर अपन कहाँ पर कर लेंगे, बोर्ड पे कर लेंगे। ठीक है, क्लियर। प्रश्न क्रमांक 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही साथ एक चक्कर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, तो एक ही दिशा में चलते हैं कितने समय बाद पुनः वह आरंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है। और अगर समझ में ना आए तो किताब उठाना और 1.5 1.2 का 7वां प्रश्न खोल के बैठ जाना, मैं इसको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक सोनिया है, वो क्या कर दिया, आपका 18 मिनट लगते, उसको एक चक्कर में कितना लग रहा है, एक चक्कर में 18 मिनट लग रहे हैं। ये सोनिया है, इसको 1 मिनट में 18 मिनट लग रहे हैं। और एक और आपका कौन है इसमें, रवि। ठीक है, रवि इसको 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक, लड़कियों को वास्तव में ज्यादा समय लगेगा, लड़कियों को कम लगेगा। ठीक है, ये तो फिजिकल जो भी है। इन दोनों को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लग रहे हैं, एक को कितना लग रहा है 12 मिनट लग रहे हैं। ठीक है, क्लियर। ये इसमें दे रखा है प्रश्न में। अब ये बन रहा है कि मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर कोई स्थान है, इसी से आपका कौन चलना चालू कर रहा है, सोनिया, और इसी से आपका रवि चालू कर रहा है। तो कितने, हाँ आगे बढ़ते हैं। चलना प्रारंभ करें करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं।
क्या कर रहे हैं, एक ही दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। तो वे कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि ये बोल रहा है, ये सोनिया है, ये रवि है, ये आपका 18 मिनट प्रति मिनट के हिसाब से चक्कर लगा रहा है, और ये 12 मिनट प्रति मिनट प्रति चक्कर के हिसाब से चक्कर लगा रहा है, और ये एक ही स्थान से जा रहे हैं और एक ही समय जा रहे हैं और ये साथ में जा रहे हैं। तो ये पुनः वापस इस स्थान पर कब मिलेंगे, यानी कितने मिनट बाद ये मिलेंगे आपको, ठीक है। ये अपने को देखना है। तो इसमें इस कंडीशन में आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। यानी कि दोनों मिलेंगे, देखो थोड़ा ध्यान रखना, मिलेंगे और मिलाने पर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, मिलेंगे और मिलाने पर यहाँ पर आपका एचसीएम आ जाता है और यहाँ पर आ जाता है एलसीएम आ जाता है, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि इस पर अपन ने सवाल कर रखे हैं वहां पर। वो क्या बन रहा है कि बादाम और काजू जो भी है उनकी ढेरिया, कितनी ढेरिया अपन बना सकते हैं, यानी को वो उन्हें मिला दिया है उन्होंने ना, मिलाने पर कितनी ढेरिया अपन बना सकते हैं, और ये कितने समय बाद मिलेंगे, यानी कि आपका एलसीएम हो जाएगा। केवल लैंग्वेज का थोड़ा दिक्कत रहेगा, थोड़ा ध्यान रख लेना। और उसमें किताब से हटके तो कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं, तो आप उसको क्वेश्चन को इतना अच्छा पढ़ो कि हाँ इसमें आपको एलसीएम निकालना है, इसमें आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। क्लियर, ये अपन देखते हैं। अब यहाँ पर आगे देखो, थोड़ा हिंदी में लिखना पड़ेगा, लेकिन सब प्रश्न से टिकना है, तुम्हें अपने मन से अपने को याद नहीं रखना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा माना एक खेल मैदान के खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार, एक खेल मैदान के चारों ओर, ये आपको कहां से उठाना है, चारों ओर एक, क्या आपका एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। ये आपको प्रश्न से उठाना है, ठीक है। यानी कि माना एक खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार यानी कि आपका एक खेल मैदान है आपका, ठीक है। एक खेल मैदान है इसके बाउंड्री, लेकिन उसने क्या करा, पथ का मतलब होता है रास्ता, यानी उसने क्या करा है, एक ये जो ये क्या बना दिया, रास्ता बना दिया, क्या बना दिया ये ऐसा एक रास्ता बना दिया, ठीक है। ये रास्ता बना दिया। अब इस रास्ते पे दो जने, यानी कि दो लोग इस पर आते हैं, एक होती है आपका क्या होती है, सोनिया, और एक होता है आपका रवि, क्योंकि दोनों यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसकी स्पीड है आपका 12 मिनट में एक चक्कर लगाई, और इसकी स्पीड आपका, सॉरी इसकी 18 और इसकी उतना है, लेकिन 12 है, लेकिन चलते यहीं से हैं और इस दिशा में ही चलेंगे, यानी एक ही दिशा में चलेंगे, नहीं एक ही दिशा में आपके चलेंगे, ठीक है। ये इन्होंने बताया है प्रश्न वालों ने। तो अपन देखते हैं, ठीक है। और क्या है, तथा तथा एक चक्कर एक चक्कर लगाने में सोनिया सोनिया को 18 मिनट तथा रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। ये आपको प्रश्न से कितना है, ये दिया है, ठीक है। या फिर माना ऐसा देख लेना, या फिर ऐसा भी आप दिया है, ऐसा लिखना, दिया है एक खेल मैदान, प्रश्न में दे रखा है ऐसा, ठीक है, दिया है आपको, प्रश्न में लिखा हुआ मिलेगा। फिर अपन देखते हैं, मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय में वह वापस प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाता है कि जो सोनिया है, वह जो रवि है, वे पुनः उसी स्थान पर वापस मिलेंगे, बराबर लिख देना एलसीएम किसका, 18 और बात, ठीक है। तो किसके बराबर रहेगा, इसके बराबर रहेगा, यानी कि सोनिया और रवि वे पुनः उसी स्थान पर वापस मिलेंगे,
किसके बराबर रहेगा? वो एलसीएम, यानी इन दोनों का अगर एलसीएम निकालेंगे तो जो भी इसका मान आएगा उसके बराबर वो उस टाइम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि जब 18 का एलसीएम देखते हैं तो यहाँ पर 2 से 9 बार, 3 से 3 बार, तो यहाँ पर हो जाता आपका 3 से 1 बार। यहाँ पर जो इसका एलसीएम आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 2 गुणित, या फिर ऐसा लिख लो, लिखना चूंकि 18 बराबर कितना? 2 गुणित 3 गुणित 3 लिख सकते हैं। फिर अपन देखते हैं 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 से अपन देंगे 6 बार, 2 से देंगे 3 बार और 3 से देंगे 1 बार। इसको अपन लिख सकते हैं 2 गुणित 3 गुणित, सॉरी 2 गुणित 3। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? एलसीएम 18 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? देखो जो डबल है उसको एक ही बार लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे सबको। ये आपका डबल है और ये आपका डबल है। ठीक है, तो इसको एक बार लिख देंगे, यहाँ पर एक बचा है, इसको एक बार लिख देंगे और यहाँ पर एक बार बचा है। ठीक है, क्लियर? ये कितना हो जाएगा आपका? 2 दूना 4, 4 या 12 और 12 या 36, यानी कि वो वापस कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद। ठीक है, मिलेंगे, बराबर कितना आ जाएगा? अतः करके जब देखोगे यही लाइन लिख देना, अतः जैसे ये पूरा हो गया 36 मिनट, अब यहाँ लिख देना अतः सोनिया व रवि पुनः उसी स्थान पर वापस 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितनी बार मिलेगा? 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, ये आपका इसके बाद आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? इसका अर्थ रहेगा वो आपको वीडियो थोड़ा रोक के नोट कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये प्रश्नावली आपका एक इसमें दो पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, जो कि आपका किसके किसके ऊपर थी? यूक्लिड विभाजन और अंकगणित, यानी प्रश्नावली एक थी आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर थी, प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 अंकगणित पर आधारित। ठीक है, दोनों प्रश्न आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आ जाता है आपका परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्याओं का पूर्ण प्रमाण। ठीक है, पूर्ण प्रमाण या परिमेय संख्या किसे बोलते हैं ये देख लो आप। जब मैंने चैप्टर स्टार्ट करा तो उस टाइम पे बताया था कि परिमेय संख्या बहुत प्रकार की होती है, जिसमें से परिमेय संख्या भी होती है और एक अपरिमेय संख्या भी होती है। देखो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है अंश बटा हर, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को अपन बोल देते हैं भिन्न। ठीक है, फ्रैक्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? भिन्न बोलते हैं। और रेशनल एजेंट नंबर है और एक फ्रैक्शन है, इनको आप हर बटा अंश, यानी कि अंश अंश बटा हर के रूप में आप इसको लिखोगे। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर इसने बोला है कि अपरिमेय संख्या क्या है? आपका अपरिमेय संख्या। अब जो अपरिमेय, थोड़ा गलत लिखने मांगे, इसको सही करते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है, यानी कि जिसका दशमलव प्रसार कभी खत्म ना हो वह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। और आपकी जो रूट के अंदर जितनी भी संख्या है जो कि बाहर नहीं निकल पाएगी वह आपका क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, क्लियर? ये थोड़ा ध्यान रखना है। ये अपरिमेय संख्या का पूर्ण प्रमाण दे रखा है इसमें, क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। इस पर जो सवाल आते हैं, एक प्रमेय दे रखी, इन्होंने प्रमेय पर पढ़ लेते हैं। प्रमेय 1.3 दे रखा, प्रमेय 2 प्रमेय दे रखी है इसमें। एक में तो एक प्रमेय तो इन्होंने सवाल दे रखा है। जो प्रमेय इस टाइप से है, इस प्रमेय के आधार पर ही सारे सवाल होंगे। और जितने भी क्वेश्चन है आपके यहाँ पर, ये रूट 2, रूट 3 और रूट 5, केवल आपको एक ही पैटर्न याद रखना है, सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, एक पैटर्न याद रखोगे आपके सारे सवाल हो जाएंगे। ऐसा सवाल मैं आपको करवा दूंगा। क्लियर? उसके पहले अपन प्रमेय देख लेते हैं। प्रमेय क्या बोल रही है कि परिमेय संख्या सिद्ध करना है, उसको कैसे करना है। तो यहाँ पर क्या आपका मान लीजिए, प्रमेय बोलती है कि मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि पी एक क्या आपका अभाज्य संख्या है।
ठीक है, उसमें मान मान लीजिए पी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, यदि पी कामा ए स्क्वायर को विभाजित करती है। ठीक है, आपने क्या माना कि ये एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या इसको क्या करती है, विभाजित करती है। क्लियर? तो जो पी है, पी का जो ए है, ए को बी, पी ए को भी विभाजित करेगा। करेगा ये, फिर करेगी। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है कि यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी। ठीक है, या फिर पी ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। वहां करती करती इसलिए आ रहा है क्योंकि वो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है ना, अभाज्य संख्या है। ठीक है, जहां क्या हो जाता है, जहां ए क्या हो जाता है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यानी ए धनात्मक रहेगा। ठीक है, ऋणात्मक नहीं रहेगा और पूर्णांक संख्या रहेगी। ठीक है, ये इन्होंने दे रखा है। यहाँ तक क्लियर है पूरा स्टेटमेंट क्या है आपका, कि मान लीजिए कि पी कोई एक अभाज्य संख्या है और पी से आपका क्या है, ए स्क्वायर विभाजित है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पी से ए विभाजित हो। उदाहरण के लिए मान लिया मैंने क्या है, दो एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर देता हूँ कि एक संख्या ले लेता हूँ, उसका स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, इसका स्क्वायर कितना आता है, 16 आता है, यानी ये इससे 16 क्या रहेगा, विभाजित रहेगा। कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा ये, 8 बार। ठीक है, लेकिन स्क्वायर यानी केवल 4 भी तो इससे विभाजित है। ठीक है, नहीं उदाहरण के लिए ले लिया कि एक अभाज्य संख्या है और मैंने इस संख्या को ले लिया 4 का स्क्वायर। अगर ये इसको विभाजित करता है, ये इसको विभाजित करता है, स्क्वायर को विभाजित करता है, तो जो इसका जो संख्या है उसको भी विभाजित करेगा। यानी किसी संख्या के वर्ग को अगर अभाज्य संख्या के किसी संख्या के वर्ग को कोई अभाज्य संख्या विभाजित करती है तो वह अभाज्य संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगा। यानी किसी संख्या का जो वर्ग है उसको अगर अभाज्य संख्या विभाजित करती है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगा। ये कथन यह बोलना चाहता है। ठीक है, ये उदाहरण दे दिया है। क्लियर? अब अपन करते हैं प्रमेय। प्रमेय या सवाल तो फिलहाल अभी कितना समय हो चुका है। ठीक है, एक अपन सवाल देखते थे, फिर अपन क्लास को अगले दिन के लिए रखेंगे, क्योंकि आपकी क्लास जो बनेगी वो 40 मिनट की बनेगी। क्योंकि कोई भी इंसान केवल 40 मिनट तक क्या रह सकता है, एकाग्रता रख सकता है, यानी कि एक विषय पर डट कर रह सकता है। 40 मिनट से अगर ऊपर जाएगा तो वो फिर क्या है, इधर उधर घूमने लग जाएगा। 1 घंटे का वीडियो भी बना सकता हूँ मैं, 2 घंटे का भी बना सकता हूँ, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपका कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो फिर दिक्कत आएगी। इसलिए अभी 40-40 मिनट के वीडियो में बना रहा हूँ, लगभग 40 से या फिर कुछ 45 चले जाते हैं। ठीक है, कभी कभी 1 घंटे का भी हो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ 40 मिनट का वीडियो रहे। क्लियर? इससे क्या है, आप 40 मिनट का आप टाइम दे सको आराम से, नहीं कहा 40 मिनट के लिए आपको इच्छा हो जाएगी देखने के लिए, हाँ यार देख लेते हैं इसको, पढ़ लेते हैं। आपको कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर इसके माध्यम से पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, और सारे चैप्टर में क्लियर करा दूंगा। अभी मेरी एग्जाम चलेगी जुलाई में, तो थोड़ा डिस्टर्ब बन रहेगी क्लासें, क्योंकि मेरी एग्जाम है 6 से, बीएड की एग्जाम है मेरी 4th सेम की, जो कि 6 तारीख से एग्जाम है, 6 से 17 तक चलेगी। इस कंडीशन में थोड़ा क्लासेस बनाने में समस्या आएगी, क्योंकि कंटिन्यू पेपर है शायद 10, 3 कंटिन्यू पेपर है, 6, 7 और 10। इसमें एक एक दिन की छुट्टी है, बाकी एक पेपर लंबा है, उसमें अपन बीच में क्लासेस बना लेंगे थोड़ी। उसके बाद फिर 17 तारीख के बाद तो फिर वो कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है कि क्लासों का टाइम भी बढ़ा दे तो वो उससे फायदा हो जाएगा, लेकिन आपको करवा मैं 10वीं का पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, सब स्थितियां पक्ष में रहेंगी, कुछ घटना घटती है, कुछ होता है तो फिर वो एक अलग बात है,
लेकिन इसी कंडीशन में आपको पूरा आपका कंप्लीट करना दूंगा। वो जिस दिन मैं छोड़ूंगा और एक वीडियो बना के जाऊंगा, आप मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, आप अपने हिसाब से कुछ देख लो, ऐसा मैं बोल के जाऊंगा वीडियो पे। अभी तो ऐसा कोई इरादा नहीं है बोलने का, ठीक है। तो ये अपन आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आपका एक ऐसा आएगा कि सिद्ध कीजिए कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को अपन अगले वीडियो में लेते हैं, क्योंकि उसको समझाने में बहुत समय लगेगा। वो इसी के आधार पे कम से कम आपका रूट दो, रूट तीन, रूट पांच, ठीक है, ये तीनों सवाल एक ही पैटर्न से होंगे, केवल कुछ ने संख्या चेंज करना रहेगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक और आपका सवाल रहेगा, एक और सवाल है आपका 5 - √3, और एक का है √3/2, और आपका 3 + √5। इन तीनों क्वेश्चन का एक पैटर्न रहेगा और इनका एक पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो इनको कल ही क्लियर कर लेंगे। 6 सवाल है अपने, 1 2 3 4 5 6, 6 सवाल है। 6 सवाल को अपन देखते हैं कल ही, ठीक है। एक पैटर्न को समझाने में बहुत टाइम लगेगा, फिर पैटर्न फिक्स होने के बाद उसको बिल्कुल भी टाइम लगेगा, 5 मिनट में आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आज फिलहाल इतना ही। अब जो भी अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और जो 10वीं के छात्र हैं या 12वीं छात्र, उनको चैनल को पहुंचाएं, उनको बोलें कि इसको सब्सक्राइब कर लो, आपको कहीं कहीं आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।